ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 50 होने वाला है हमारी एट्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ के ऊपर। और इसी के साथ हम नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। और ये हमारे जो चैप्टर 8 है हमारे लेक्चर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। हमने तमाम जितने भी लेक्चर एट चैप्टर 8 को छोड़कर जितने भी दूसरे चैप्टर हैं वो हमने ख़त्म किए और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। और इसी के साथ हमारी जो पॉलिटिकल साइंस एट्थ क्लास जो लेक्चर सीरीज़ है वो उसका अख्ताम हो जाएगा। इस पर हमें लगभग 2 से 3 वीडियोस बनेंगी और उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का हम अपना चैप्टर कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। सो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 7 के अंदर मार्जिनलाइजेशन का पूरा कंसेप्ट समझा था, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। और आज के इस चैप्टर के अंदर हम कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि वर्ड जो कन्फ्रंटिंग है उसका मतलब क्या होता है। कन्फ्रंटिंग होता है कि किसी चीज़ का खात्मा करने के लिए उसको फेस करना, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ प्लान बनाना, कुछ पॉलिसीज़ बनाना, या हम कहेंगे किसी चीज़ से लड़ना। ठीक है ना, लड़ने किसी इश्यूज से लड़ना, किसी मसाइल से लड़ना, इसको हम कन्फ्रंटिंग कहते हैं। तो इस तरह जो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या है कि मार्जिनलाइजेशन जो है इससे हम किस तरह लड़ेंगे, इसके अगेंस्ट हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे मार्जिनलाइजेशन का खात्मा हो सके। और जो यहाँ पर हमारे पास जो जो कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइजेशन का शिकार होती हैं वो किस तरह वहाँ से उठकर मेन स्ट्रीम तक पहुँच सके। ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। अगर इस चैप्टर की समरी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर की समरी है। इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे कि जो जो भी इनइक्वलिटीज़ यानी जो भी इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं वो उसके जो चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंज के बारे में, एक इंडिविजुअल क्या क्या चैलेंज यहाँ पर फेस कर रहा है किसी भी इनइक्वलिटीज़ को लेकर, खासकर जो आदिवासी, दलित, मुस्लिम, वुमेंस और अदर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, वो जिस तरह मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न हैं और वो अपने जो राइट्स उसको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किए हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हुए वो सारे मांग रहे हैं, हम यानी जो स्टेट है उनसे, और जो उनके अगेंस्ट जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं या जिसको हम अच्छा मेजर कम्युनिटी कहेंगे, मेजॉरिटी कम्युनिटी कहेंगे, उनसे। ठीक है ना, मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न। ठीक है ना, we will learn how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि ये राइट्स जो हैं इनको किस तरह लॉज में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है ना, और इन राइट्स को लाज में ट्रांसलेट करने का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप कंटिन्यूड एक्सप्लोटेशन का शिकार हो रहे हैं उनको किस तरह यहाँ पर बचाया जाए। ठीक है ना, और हम यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट जो फार्मूलेट कर रही हैं, पॉलिसी जो गवर्नमेंट बना रही हैं, गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उसको यहाँ पर इस मार्जिनलाइजेशन से ऊपर उठाकर मेन स्ट्रीम तक लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ यहाँ पर फ्रेम किए हैं और जो पॉलिसीज़ यहाँ पर फार्मूलेट की है उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो काम कर रही है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए खासकर, वो हम पढ़ेंगे। और जो चैप्टर है ये चैप्टर हमें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जिस तरह पहले जो चीज़ हमें बताता है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, लॉज आर फॉर द मार्जिनलाइज्ड। इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। और फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में हम जानेंगे जो एक्ट है हमारे पास, और फिर आदिवासीज डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। ये सब हम इस चैप्टर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर जाना था, जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमने जो चीज़ें जानी थी वो आपने अच्छी तरह पढ़ी कि किस तरह जो भी बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप जिसमें मुस्लिम्स और आदिवासी जो हैं ख़ास तौर पर हमने पढ़े थे, वो किस तरह यहाँ पर इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं, वो इनइक्वलिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, और वो अपने राइट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लड़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो डोमिनेटेड यहाँ पर कम्युनिटी है उससे वो एक्सप्लोर ना हो पाए। ठीक है ना, उनकी जो लड़ाई है, जो उनकी स्ट्रगल है वो डिफरेंट हो सकती है, कहीं पर रिलीजियस लैक्स, कहीं पर आर्म्ड स्ट्रगल, कहीं पर अगर हम देखें तो वो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं यानी अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कहीं पर एजुकेशन के ज़रिए वो मार्जिनलाइजेशन जो कम्युनिटी है वो ऊपर आ रही है,
और मुझे यानी मार्जिनलाइजेशन के जो स्फेयर है उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं पर वो इकोनॉमिक इकोनॉमिक अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। इस चैप्टर के अंदर हम क्या जानेंगे वो मैंने आपको पहले ही इस चैप्टर की समरी में बता दिया कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या जानेंगे, और वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। इसी की समरी एक्चुअली हमने बनाई है, इसी इसी पार्ट की समरी, और इसी को मैंने समरी के अंदर डिटेल से लिखा था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, और इसका मतलब क्या है, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट का एक्चुअली मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बुनियादी हुकूक हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, उनकी डिमांड करना, उनको इन्वोक करना, ठीक है ना। जिस तरह हमने इस जो हमारी ये हमारी जो बुक है, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, इसके चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि एक जो हमारी सोसाइटी है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ड्यू टू सम प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले डाउन किए गए हैं। और इसी तरह हमने फंडामेंटल राइट की लिस्ट पढ़ी थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और हमारी इंडिया को एक डेमोक्रेटिक इंडिया बनाने के में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी बुनियादी हुकूक। ये जो राइट हैं हर एक सिटीज़न को इक्वली अवेलेबल हैं। अगर हम मार्जिनलाइज्ड की बात करें, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, वो ये दो राइट्स जो हैं, यानी ये दो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये दो तरीके से वो इन्वोक करवा रहे हैं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। दो तरीके से पहले ही बोल रहे हैं कि जो मतलब जो हमारी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, वो फंडामेंटल राइट को इन्वोक करने के लिए दो तरह के जो वेज़ हैं उनके पास, दो तरह से वो डिमांड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट। पहले वो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि वो जो इनजस्टिस जो हमारी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, इनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, वो इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करे, इसको पहचाने कि उनके साथ क्या क्या इनजस्टिस हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो है, वो दूसरा वे जो है, इसमें जो हमारी मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, वो बोल रही है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे जो ये लॉज हैं, फंडामेंटल राइट जो लॉ हैं, इनको इन्फोर्स करवाए, और ताकि हमारे साथ जो इनजस्टिस डन हो रहा है, हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, वो उसका खात्मा हो सके, ठीक है ना। इन सम इंस्टेंस द स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस्ड द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉ, यानी बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि जो गवर्नमेंट जो लॉज बनाती हैं, जो लॉ फ्रेम करती हैं, न्यू लॉ जो फ्रेम करती हैं मार्जिनलाइज्ड को लेकर, खासकर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को लेकर, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को लेकर, उसमें जो मार्जिनलाइज्ड की स्ट्रगल है, यानी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की जो स्ट्रगल है, वो जो गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर काम आती हैं, और गवर्नमेंट उन चीज़ों को देखकर इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए न्यू लॉ बनाते हैं, ठीक है ना। और जो फंडामेंटल राइट हैं उनको गवर्नमेंट अपने मद्देनज़र रखते हुए इन मार्जिनलाइज्ड के लिए न्यू लॉ यहाँ पर फ्रेम करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम अगर देखेंगे आर्टिकल 70 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो किस तरह यहाँ पर जो हमारे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात, यहाँ यानी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के राइट्स की बात कर रहा है। देखो, आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो है अनटचेबिलिटी, यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब यह है कि एक दलित जो है, दलित कम्युनिटी जो है, दलित का मतलब एक्चुअली होता है ब्रोकन, यानी यहाँ पर आपको साइड में दिया भी गया है, ये टर्म दलित मीन्स ब्रोकन। यानी इंडिया के अंदर एक कम्युनिटी ऐसी है जिस कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ओवर दी सेंचुरीज, यानी हज़ारों सालों से उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो जो यहाँ पर अपर क्लास है वो लोअर क्लास से यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इस लोअर क्लास को हम दलित कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी वो बोलता है कि जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जाए, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी का मतलब ये था कि जो भी लोअर क्लास के लोग हैं उनके साथ खाना यहाँ पर खान उनके साथ जो हायर क्लास के जो लोग थे वो खा नहीं सकते हैं, वो उनको टच नहीं कर सकते हैं। वो यानी जो दलित हैं वो एजुकेटेड जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन हैं उनमें एंट्री उनकी यहाँ पर ममनू है, उनका दाखिला यहाँ पर प्रोहिबिट है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जो दलित के साथ प्रैक्टिस की जा रही थी। तो आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर ले डाउन किया, और इसमें कहा कि जो भी दलित हैं, अब उनको कोई भी अपर क्लास, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल उनको, या कोई भी स्टेट का कोई भी अदारा उनको यहाँ पर किसी भी एजुकेटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर
एंट्री से माना नहीं कर सकता है, प्रिवेंट नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। चाहे वो टेम्पल हो, चाहे यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी हो, यानी कोई भी पब्लिक फैसिलिटी अगर वो यूज़ कर रहे हैं, पार्क में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, किसी भी जगह अगर दलत जाते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, वो जा सकते हैं जिस तरह हायर क्लास के लोग जाते हैं। इट आल्सो मीन दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, यानी जो इन आर्टिकल 70 वो कहता है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना रॉन्ग है, और इस प्रैक्टिस को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर टॉलरेट नहीं कर सकती है, बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और जो अनटचेबिलिटी अगर कोई भी बंदा करेगा तो उसको पुनिश किया जाएगा, क्योंकि अनटचेबिलिटी जो है वो पुनिशेबल क्राइम है, पुनिशेबल क्राइम माना गया है। There are other sections in the constitution that help to strengthen the arguments against untouchability, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और भी बहुत सारे यहाँ पर हमें सेक्शन दिए गए हैं जो अनटचेबिलिटी का जो यहाँ पर अनटचेबिलिटी जो है इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, यानी आर्टिकल जो 15 है जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, वो यहाँ पर बोलता है कि आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नोट दैट every no citizen of India shall be discriminated against on the basis of, यानी कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इंडिविजुअल जो है यानी इंडियन सिटीज़न जो है उसके साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी उसका मज़हब क्या है, उसकी रेस क्या है, नस्ल क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है, उसकी यानी उसका जेंडर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इसके बारे में आपने क्लास 7th की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपने इक्वलिटी के बारे में पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। और इक्वलिटी के ऊपर यानी आर्टिकल 15 के ऊपर एक पिक्चर भी है, जो आयुष्मान खुराना हीरो जो हैं उन्होंने ये पिक्चर बनाई है, वो उसमें एक्टर हैं और बहुत ही अच्छी पिक्चर है। आप जाकर देखो उस पिक्चर को, और आपको आर्टिकल 15 का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा उस पिक्चर के अंदर कि दलित्स के साथ किस तरह वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होती थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिस हैज़ बीन यूज बाई दलित टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड, यानी ये जो है आर्टिकल 15 ये इसको दलित यूज़ करते हैं और जहाँ पर उनके साथ इनइक्वलिटी होती है तो वो इनइक्वलिटी के अगेंस्ट जब वो कोई भी बात उठाते हैं तो आर्टिकल 15 को यूज़ करते हैं और इस तरह दलित अपने राइट डिमांड करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह जो दलित हैं वो अपने फंडामेंटल राइट को इन्वोक करते हैं। अगर उनको कोई भी सिचुएशन ऐसी लगती है जहाँ पर उनके साथ बैडली ट्रीट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा या इवन के गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो अपने फंडामेंटल राइट को यहाँ पर इन्वोक करवाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनके बारे में यहाँ पर दलित्स के बारे में फंडामेंटल राइट में दिया गया है कि उनके साथ कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी, और किसी भी सिटीज़न के साथ उसमें दलित्स भी आ जाते हैं, उनके साथ अनइक्वलिटी यहाँ पर नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो दलित हैं ये गवर्नमेंट की अटेंशन को यहाँ पर ड्रा करते हैं ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट अबाइड इट एंड डू जस्टिस टू देम, क्योंकि जो दलित कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अबाइड है, वो इस बात यानी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें अनजस्टिस से बचाएं और हमें यहाँ पर इंसाफ दें अगर हमारे साथ कहीं पर भी कोई भी बैडली ट्रीटमेंट होती है, कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है। सिमिलरली इसी तरह जो दूसरी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके, यानी फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको यूज़ करके अपने राइट्स के डिमांड करते हैं। जिस तरह अगर हम देखें कि जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह राइट टू फ्रीडम यहाँ पर दिया गया है, यानी रिलीजियस फ्रीडम, और इस तरह यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है और यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए गए हैं, तो इनको यूज़ करके जो भी माइनॉरिटी ग्रुप हैं इससे लाइक जिस तरह मुस्लिम्स हैं या पारसीज हैं वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो अपने कल्चर के कंटेंट के गार्जियंस हैं, यानी कल्चर के गार्जियंस हैं, रिलीजन के गार्जियंस हैं। अगर कोई भी मेजॉरिटी जो ग्रुप है, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, अगर उनको ख़तरा है कि वो जो डोमिनेटेड मेजॉरिटी कम्युनिटी है अगर वो उनका कल्चर वाइप आउट कर रहे हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनके ख़िलाफ़ उठ सकते हैं, अपनी आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि वो उनके जो राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करे और उनके जो यहाँ पर कल्चर और रिलीजियस राइट हैं उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। Thus, by granting different form of culture rights, the constitution tries to ensure culture justice, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर डिफरेंट जो कल्चरल राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इससे कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करती है कि कल्चरल जस्टिस जो है हर एक ग्रुप को, खासकर जो मुस्लिम्स और जो पारसीज हैं उनको यहाँ पर दिया जाए,
The constitution does this so that the culture of these groups is not dominated nor wipe out बाई दी कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये काम इसलिए करती है, कल्चरल राइट को, रिलीजियस राइट को यहाँ पर डिफेंड या प्रोटेक्ट इसलिए करती है किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप की, ताकि जो मेजॉरिटी ग्रुप, जो डोमिनेटेड मेजॉरिटी ग्रुप है, वो यहाँ पर किसी भी कल्चर को, यानी किसी भी ग्रुप के कल्चर को वाइप आउट ना करे। ठीक है ना। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। अब हम पढ़ेंगे कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके लिए क्या क्या से कौन कौन से स्पेसिफिक लॉज हैं। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है ताकि उसके जो सिटीज़न हैं उनके वो प्रोटेक्ट हो सकें। यानी जनरली गवर्नमेंट लॉ बनाती है अपने सिटीज़न को डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्क्रिमिनेशन है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये एक सिर्फ ये जो एक्शन है, यानी गवर्नमेंट लॉ बना देती है, ये सिर्फ हम क्या कहेंगे उसे, येट दिस इज़ नॉट ओनली द वे इन विच इट टेक्स एक्शन। यानी ये ही एक तरीका नहीं है कि जिससे कोई भी एक्शन लिया जा सके। ठीक है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अगर उसको लगता है कोई भी कम्युनिटी, कोई भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी अगर वो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफिक लॉ बनाएगी। खासकर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनके लिए स्पेसिफिक लॉज और स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाएंगी ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और ये जो पॉलिसीज़ जो हैं, ये जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लिए बनाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह कोई कमेटी सेट कर दी जाती है या कोई सर्वे यहाँ पर अंडरटेकिंग की जाती है, सर्वे, ताकि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना सके और लॉ बना सके। द गवर्नमेंट देन मेक एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसी इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप। यानी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो अपना पूरा एफर्ट लगाती है और अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पर बनाती है ताकि जो स्पेसिफिक ग्रुप हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सके उन पॉलिसीज़ के ज़रिए, उन लॉज के ज़रिए और उन रूल्स के ज़रिए किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले कि वो दूसरी जो कम्युनिटी हैं, जो मेजर जो यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी जो हैं, वो उनके मद्दे मुकाबले में आकर खड़े हो सकें। ठीक है ना। अब देखो, जो पहली जो गवर्नमेंट की जो पहला स्टेप है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, बोथ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो एफर्ट उन्होंने बनाई हैं, जो यहाँ पर जो वो कोशिश कर रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो सके, उनमें एक एफर्ट ये भी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, ट्राइबल एरियाज़ जो हैं या ऐसे एरिया जिनमें हाई दलित पॉपुलेशन है, उनके लिए यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती हैं। कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, या फिर फ्री जो हॉस्टल्स हैं या सब्सिडीज़ पर हॉस्टल्स जो हैं प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो दलित स्टूडेंट्स और आदिवासी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर दूसरे एरिया में जाकर जो एजुकेशन है, एजुकेशन फैसिलिटी है, उसको अवेल कर सकें, जो एजुकेशन फैसिलिटी उनको अपने लोकेलिटीज़ के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये एक एग्जांपल है गवर्नमेंट की कि दलित और आदिवासी स्टूडेंट को किस तरह दूसरे जनरल स्टूडेंट के साथ ला खड़ा करने के लिए जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उनमें ये पॉलिसी ये भी है। In addition to providing certain facility, the government also operates through laws to ensure that that concrete steps are taken to end inequality in the system. यानी जो फैसिलिटी गवर्नमेंट यहाँ पर जो पिछड़ी हुई ज़ातें हैं उनको गवर्नमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ये भी इंश्योर कर रही है कि कुछ ऐसे कंक्रीट स्टेप टेक किए जाएं, कुछ ऐसे कंक्रीट स्टेप लिए जाएं ताकि जो इनइक्वलिटी जो है वो हमारे सिस्टम से वाइप आउट हो सके, उसका खात्मा हो सके। अच्छा, इस पॉलिसी में और इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि जो इनइक्वलिटी का खात्मा हो सके, इनइक्वलिटी को ख़त्म किया जा सके, उसमें एक पॉलिसी जो है वो ये भी है, यानी रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है ना। रिजर्वेशन पॉलिसी जो आज कल बहुत ही सिग्निफिकेंट मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अहम मानी जाती है। इस रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या होता है कि जो एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं जिसमें दलित और आदिवासी आते हैं,
उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ सीट्स जो हैं वो उनके लिए रिजर्व की जाती हैं, उनके लिए रिजर्व करके रखी जाती हैं कि इन सीटों के ऊपर कोई दूसरी यानी दूसरा सेक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इन सीटों के ऊपर नहीं आ सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उनके अंदर, और जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर कोई दूसरी यानी जनरल क्लास के लोग इन पर नहीं आ सकते। इन पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो दलित ही आ सकते, यानी दलित के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ जो सीट्स हैं वो रखी गई हैं जो हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये किस आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, यानी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको जब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो गवर्नमेंट कहती है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो सेंचुरीज यानी सालों से, वो पिछले मतलब 100 ऑफ ईयर्स से उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं काम करने की अपॉर्चुनिटी, न्यू स्किल डेवलप करने की, वोकेशन जो लर्न करने की, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो उनसे उनको डिनाई की गई हैं, उनको नहीं दी गई हैं। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो यहाँ पर स्टेप ले ताकि इस सेक्शन को मदद दी जा सके, और ये जो सेक्शन है ये भी जो स्किल्स हैं उनको सीख सकें, वो अपने स्किल डेवलप कर सकें, और यहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट जो वर्क हैं वो सीख सकें ताकि उनको जब हेल्प की जाएगी, और वो भी जो दूसरे लोग हैं जो हायर क्लासेस जो लोग हैं उनके साथ आकर खड़े हो सकें, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो किस तरह काम करती है। देखो जो भी इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट यानी अक्रॉस इंडिया, उनके पास यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की यानी जिनको हम दलित कहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स की और बैकवर्ड क्लासेस की, और जो एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो हैं उनकी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है सब गवर्नमेंट के पास, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन उसके पास भी यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, कौन कौन से लोग एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, और बैकवर्ड क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं। ये लिस्ट बनी हुई है पूरी गवर्नमेंट्स की, इंडिया में जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है उसके पास भी। अब जो स्टूडेंट जहाँ पर अगर वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, यानी वो तालीम हासिल करने के लिए अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, या वो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर किसी भी पोस्ट पर वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको यहाँ पर एक प्रूफ देना होता है अपनी कास्ट का कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और अपने जो ट्राइबल स्टेटस है उसका प्रूफ देना होता है, जो उसको उनको अपना जो वहाँ का तहसीलदार होगा वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा कि आप जो हो किस कास्ट से या किस ट्राइब से किस स्टेटस से यहाँ पर आप बिलोंग करते हो, जिसको हम कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट या ट्राइब सर्टिफिकेट जो है। तो अब क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरता है, वो यहाँ पर कैंडिडेट जब फॉर्म भरता है तो अपनी स्टेट जो ट्राइबल स्टेटस है या कास्ट है उसको मेंशन करता है फॉर्म के अंदर कि वो किस से बिलोंग करता है, और फिर जब वो लिस्ट निकलती है तो फिर उनको यहाँ पर बोला जाता है कि आप वो सर्टिफिकेट लाओ, और वो वहाँ पर सर्टिफिकेट लेते हैं। अगर वो गवर्नमेंट देखती है कि अगर ये जो पर्सन है इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो वो उसको वो बेनिफिट यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो काम करती है। अच्छा, जो कॉलेजेस होती हैं या फिर ख़ासकर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं सच एज़ मेडिकल कॉलेजेस या जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर एक कट ऑफ मार्क डिफाइन करती है, यानी एक कट ऑफ मार्क रखती है गवर्नमेंट के यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दलित हैं वो इन पे जो इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस में हर एक दलित जो है वो जाकर एडमिशन ले सकता है, नहीं, बल्कि यहाँ पर एक कट ऑफ मार्क होता है, और यहाँ पर इस कट ऑफ मार्क तक जो मार्क्स हैं वो लाए जाने होते हैं इन स्टूडेंट्स के द्वारा, यानी जो स्टूडेंट्स किसी भी ट्राइबल को, यानी जो जो गवर्नमेंट की लिस्ट में जो ट्राइब है और जो या भी ट्राइबल स्टेटस या फिर किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, उस कास्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स रखा गया है। रीज़नेबल जो वर्ग यहाँ पर यानी जो मार्क्स सिक्योर करेगा उसी को वो पोस्ट दी जाएगी। और गवर्नमेंट यहाँ पर और भी बहुत सारी जो यहाँ पर ऑफ़र हैं, ख़ासकर जो स्पेशल स्कॉलरशिप का जो ऑफ़र है इन स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है। और आप क्लास 9th की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर आप रिजर्वेशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जानोगे, ठीक है ना। सो इस तरह आज का हमारा जो लेक्चर है ये ख़ात्मे तक पहुँचता है, यानी इसका ख़ात्मा होता है, यहीं पर एंड होता है आज के हमारे लेक्चर का। और कल हम प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही है, और बहुत लंबा लेक्चर हो गया इसलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।
सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।